हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं पहले बता दूं कि हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ रहे थे, उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने पूरे उच्चतम न्यायालय के स्ट्रक्चर को सीखा। अब स्ट्रक्चर को सीखने के बाद हमें उच्चतम न्यायालय के शक्तियों को सीखना था। एक बात यहाँ सभी बच्चे याद रखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको उच्चतम न्यायालय की शक्तियों से भी पूछे जाते हैं। तो उसमें आपको बस कुछ तरीका सीखना और कुछ शब्द सीखने हैं। जब हम कुछ तरीकों को सीखेंगे, कुछ शब्दों को, कुछ वर्ड्स को क्लियर करेंगे, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आप किसी भी तरीके का जो क्वेश्चन आएगा आप उसे बखूबी बना सकते हैं। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो चलिए उच्चतम न्यायालय की शक्ति में देखिए, जो मैंने पहली शक्ति लिखी है, एक बात क्लियर करना है बच्चे कि जो उच्चतम न्यायालय की शक्तियां हैं उसे ही उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार भी कहा जाता है। तो उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार ही उच्चतम न्यायालय की क्या है, शक्तियां हैं। तो पहला शक्ति को देखिए, मैंने लिखा है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। क्लियर है। तो ये जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, इसे हम इंग्लिश में इनिशियल राइट, प्राइमरी राइट भी कहते हैं। क्लियर है। तो ये जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, ये किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 131। यहाँ केयर कीजिएगा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 131 में है। तो पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को ही मूल अधिकार भी कहा जाता है। एक बात याद रखिएगा बच्चे, यहां पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये मूल अधिकार किसका है? ये मूल अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। आप यहां मूल अधिकार का मतलब फंडामेंटल राइट नहीं सीखेंगे, जो कि मैंने आपको पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक पढ़ाया है। यहाँ प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को ही मूल अधिकार भी कहते हैं। और ये मूल अधिकार किसका है? ये मूल अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का। तो बच्चे आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, उसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को हम सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार भी कहते हैं। तो अगर कभी ऐसे क्वेश्चन आया कि बताओ ये सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार क्या है, तो तुरंत याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार मैंने प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को कहा है। और एक बात और याद रखिएगा बच्चे कि मूल अधिकार को वो मौलिक अधिकार भी लिख देते हैं। वो लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट का मौलिक अधिकार। तो हमारे दिमाग में क्या कंफ्यूजन आता है कि वही फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार की बात है, पर यहाँ आपकी बात हो ही नहीं रही है। यहाँ बात किसकी हो रही है? सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को ही हम मूल अधिकार, देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार भी कहते हैं। अब हमें समझना है कि आखिर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को मूल अधिकार या मौलिक अधिकार क्यों कहा गया है सुप्रीम कोर्ट का। तो सभी बच्चे याद रखना है कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मूल अधिकार या मौलिक अधिकार जो है, हम उसे ही कहते हैं प्रथम सुनवाई का अधिकार। भूलेंगे नहीं बच्चे, हम उसे ही क्या कहते हैं? प्रथम सुनवाई का अधिकार। इसका मतलब हो गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है या सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार या मौलिक अधिकार है, वही सुप्रीम कोर्ट का प्रथम सुनवाई का अधिकार है। क्लियर है। यानी प्रथम सुनवाई के अधिकार को ही हम प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मूल अधिकार कहते हैं। अब जरा समझते हैं कि प्रथम सुनवाई का अधिकार का मतलब क्या है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि प्रथम सुनवाई का मतलब है ऐसा कोई भी मुद्दा हो जो डायरेक्ट, जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाता हो, उसे ही हम प्रथम सुनवाई का क्या कहते हैं? अधिकार कहते हैं। या ऐसे कहा जाए कि वैसा कोई भी मुद्दा जो न तो किसी हाई कोर्ट में जाएगा और न ही किसी अधीनस्थ न्यायालय में, सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाएगा, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में आएगा, वही सुप्रीम कोर्ट की प्रथम सुनवाई का अधिकार है। और प्रथम सुनवाई का अधिकार ही सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक अधिकार, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहलाता है। तो हम साफ यहां कह सकते हैं बच्चे कि ऐसे विषय जिनकी सुनवाई, यहां बहुत आसान शब्दों में आप समझिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, कि ऐसे विषय जिनकी सुनवाई सीधे उच्चतम न्यायालय में होती है, सीधे
उच्चतम न्यायालय में होती है, सीधे उच्चतम न्यायालय में होती है, ना कि किसी उच्च न्यायालय, ना कि किसी उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय में, या अधीनस्थ न्यायालय में, अधीनस्थ न्यायालय में। आपको पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? यही है सुप्रीम कोर्ट का मौलिक अधिकार या मूल अधिकार या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो हमने स्पष्ट रूप से और साफ साफ समझ लिया है कि ऐसे विषय जिनकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में होती है, उच्चतम न्यायालय में होती है, ना कि किसी भी उच्च न्यायालय में और ना ही किसी अधीनस्थ न्यायालय में। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। इसका मतलब है कि जो भी विषय पहले सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट प्रथम सुनवाई करेंगे, या ऐसे विषय जिनकी सुनवाई सीधे उच्चतम न्यायालय में होगी, ना तो किसी उच्च न्यायालय में और ना ही किसी अधीनस्थ न्यायालय में होगी, तो हम उसे ही क्या कहेंगे? उसे ही हम कहेंगे सुप्रीम कोर्ट का मौलिक अधिकार। क्लियर है? और याद रखेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, ना, देख लिए बच्चे, ना किसी उच्च न्यायालय में और ना ही किसी अधीनस्थ न्यायालय में, यानी कि सीधे सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, वही होगा बच्चे सुप्रीम कोर्ट का मौलिक अधिकार। तो हमें यह जानना है कि ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं, ऐसे कौन कौन से विषय हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुने जाते हैं और किसी भी न्यायालय में नहीं जाते। तो चलिए पता करते हैं कि ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं। तो देखिए, इन मुद्दों को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मैं आपको सीधे 3 पॉइंट में बताऊंगा और अपने आप चीजों को क्लियर कर लेंगे। देखिए, ऐसे कौन से विषय होते हैं। पहला विषय आप कह सकते हैं कि भारत संघ एवं राज्य के मध्य, भारत संघ एवं राज्य के मध्य। क्लियर है? अगर कोई इशू है, कोई मुद्दा है जो भारत सरकार और किसी राज्य के बीच है, जो भारत सरकार और किसी राज्य के बीच है, उसकी सीधी सुनवाई कहां होगी? सुप्रीम कोर्ट में होगी। दूसरा, हम ये कह सकते हैं कि भारत संघ एवं राज्य तथा अन्य राज्यों के मध्य, तथा अन्य राज्यों के मध्य। यह भी एक कंडीशन है कि मान लेते हैं कि एक तरफ भारत सरकार और कोई राज्य है और दूसरी तरफ अन्य राज्य हैं, तो अगर उनके बीच भी कोई मुद्दा है तो वो प्रथम सुनवाई का अधिकार है और वो कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। क्लियर है? पहले देखिए, भारत संघ और राज्य के मध्य। दूसरा, भारत संघ और राज्य एक तरफ हो या अन्य राज्यों के मध्य, तो भी ये कहां जाएगा? तो भी ये जाएगा सीधा सुप्रीम कोर्ट में। तीसरा, हम ये कह सकते हैं राज्यों के मध्य, राज्यों के मध्य। अगर मान लीजिए कि राज्यों के बीच ही अगर कोई विवाद है तो भी वो कहां जाएगी? वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे, आप भूलेंगे नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे विषय जिनकी सुनवाई सीधे उच्चतम न्यायालय में होगी, ना तो किसी उच्च न्यायालय में और ना ही किसी अधीनस्थ न्यायालय में, उसे ही हम सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मौलिक अधिकार कहते हैं। और वो कौन कौन से मुद्दे हैं तो आप देख सकते हैं बच्चे, भारत संघ और राज्य के मध्य अगर कोई विषय है तो भी परेशानी होगी। अगर भारत संघ राज्य एक तरफ हो, अन्य राज्य दूसरे तरफ हो, इनके बीच भी डिस्प्यूट है तो उच्चतम न्यायालय में जाएगी। या कुछ राज्यों के बीच ही आपस में अगर डिस्प्यूट हो गई तो भी ये मुद्दा कहां जाएगा बच्चे? ये मुद्दा सीधे कहां चला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। क्लियर है? अच्छा, एक बात यहां पर आपको, एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पर सभी बच्चों को याद रखना है। याद रखेंगे कि उच्चतम न्यायालय किसी भी विषय को तभी स्वीकार करेगा जब उसमें कोई विधि का प्रश्न शामिल भी हो। एक बात याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी मुद्दा भारत सरकार और राज्य के बीच हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी। यहां पर आपको यह बात याद रखना है कि भारत सरकार और राज्य के बीच
अगर कोई डिस्प्यूट है और उस डिस्प्यूट में, उस विवाद में कोई विधि का, कानून का, कोई तथ्य का प्रश्न अगर हो, तभी उसे सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करेगी। अगर कोई कानून का तथ्य नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर उसे सुप्रीम कोर्ट स्वीकार नहीं करती। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई है? अच्छा, एक बात याद रखना है बच्चे कि मैं आपको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से मिलते जुलते एक और इंपॉर्टेंट क्षेत्राधिकार सिखाऊंगा, जो कि बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। पहले मैं इसे मिटाता हूं, ये आप लोग समझ चुके। देखिए, मैं बोर्ड के साइड में हो जाता हूं ताकि आप अच्छे से अपने नोट्स को बना लें। क्लियर हो चुका? ओके, चलिए अब हम आते हैं, एक और आपको मैं अधिकार बताता हूं, जरा उस अधिकार को भी समझने की आप लोग कोशिश कीजिए और देखिए कि क्या उस अधिकार को आप समझ पा रहे हैं। अभी याद रखना, हम प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंदर ही पढ़ रहे हैं, अभी हम इससे बाहर नहीं निकले हैं। इसी के अंदर बच्चे एक पॉइंट है और हम उसे कहते हैं समवर्ती क्षेत्राधिकार। अब देखिए, सबसे पहले समझना है कि समवर्ती क्षेत्राधिकार एक्चुअल में होता क्या है। समवर्ती क्षेत्राधिकार को आप इंग्लिश में बच्चे बोलते हैं कॉनकरेंट राइट। क्या कहते हैं? कॉनकरेंट राइट। अब जरा समझिए कि ये समवर्ती क्षेत्राधिकार क्या होता है, जो कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंदर आ रहा है। एक बात याद रखेंगे, यहां पर कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और रेयर कॉन्सेप्ट होंगे। मैं आपको पहले फिर से याद दिला दूं कि मैं आपको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार पढ़ा रहा हूं, ठीक है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आपने देखा कि यह प्रथम सुनवाई का अधिकार है, लेकिन उसी क्षेत्राधिकार के अंदर मैंने एक पॉइंट बनाया है, और वो क्या पॉइंट बनाया है? समवर्ती क्षेत्राधिकार। समवर्ती क्षेत्राधिकार जिसे आप क्या कहते हैं बच्चे? आप उसे कहते हैं कॉनकरेंट राइट। तो समझिए पहले समवर्ती क्षेत्राधिकार के आंसर को कैसे निकालेंगे। एक बात याद रखना बच्चे, समवर्ती क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि जिसमें भारत सरकार भी अपना कानून बनाए और जिस पर राज्य भी अपना कानून बनाए, तो हम उसे समवर्ती कहते हैं। लेकिन यहां आप केयर कीजिए कि ठीक है, समवर्ती का मतलब होता है जिसमें भारत भी कानून बनाती है और कोई राज्य भी कानून बनाती है। लेकिन यहां समवर्ती क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय के लिए आया है, भारत या राज्य के लिए नहीं आया है। केयर कीजिएगा कि समवर्ती का मतलब होता है कि जिसमें भारत सरकार भी कानून बनाए और जिसमें किसी राज्य सरकार भी कानून बनाए। लेकिन यहां पर बात भारत सरकार या राज्य सरकार की नहीं है बच्चे, यहां पर बात तो कोर्ट की है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, और यहां सुप्रीम कोर्ट है। तो आप जरा सोचो कि सुप्रीम कोर्ट में समवर्ती वर्ड क्यों लग गया। तो आप एकदम जनरली सोचो कि समवर्ती कॉनकरेंट का मतलब होता है जिसमें भारत सरकार का भी हाथ हो और जिसमें किसी राज्य सरकार का भी हाथ हो। लेकिन यहां जब भारत और राज्य की बात नहीं हो रही है, इसका मतलब हो रहा है कि यहां पर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की बात हो रही है। देख रहे हैं बच्चे, देखिए कितना इजीली आप चीजों को समझ सकते हैं। यहां पर क्या है, उच्चतम न्यायालय की भी बात हो गई और यहां पर उच्च न्यायालय की भी बात हो गई। इसका मतलब है कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंदर जो समवर्ती क्षेत्राधिकार है, यह समवर्ती क्षेत्राधिकार कहता है कि इसमें उच्चतम न्यायालय का भी हाथ है और इसमें उच्च न्यायालय का भी हाथ है। पर आप सोचिए कि इसका मतलब तो प्रथम सुनवाई का अधिकार होता है। इसका मतलब क्या है? प्रथम सुनवाई का अधिकार, यानी एक ऐसा मुद्दा है जिसमें प्रथम सुनवाई का अधिकार उच्चतम न्यायालय को भी मिला है और किसे मिला है? उच्च न्यायालय को भी मिला है। यानी कि आपने देखा कि उच्चतम न्यायालय को भी हमने क्या किया है, यहां पर प्रथम सुनवाई का अधिकार दिया है और उच्च न्यायालय को भी हमने क्या किया है, प्रथम सुनवाई का अधिकार दे दिया। तो अब आप सोचिए कि ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसकी प्रथम सुनवाई उच्चतम न्यायालय भी करते हैं और प्रथम सुनवाई उच्च न्यायालय भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा था, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट रिट जाहिर कर सकती है और अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट भी रिट दायर कर सकती है। इसका मतलब हो गया बच्चे कि जो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो मुद्दे आर्टिकल 32 और यहां पर देखिए आर्टिकल 2 to 6, इन दोनों पर बच्चे जो रिट की शक्ति है वो उच्चतम न्यायालय को भी है और वो क्या है, उच्च न्यायालय को भी है। मतलब कि मौलिक अधिकार से संबंधित मुद्दों की प्रथम सुनवाई
मौलिक अधिकार से रिलेटेड इश्यूज की जो फर्स्ट हियरिंग है, प्रथम सुनवाई है, वो उच्चतम न्यायालय में भी होती है अनुच्छेद 32 में। उसी तरह उच्चतम न्यायालय में भी उच्च न्यायालय में भी मौलिक अधिकार की प्रथम सुनवाई होती है, और वो किस में? अनुच्छेद 226 में, और इसी को कहा गया है समवर्ती क्षेत्राधिकार। तो बच्चे भूलिएगा नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार था जो मैंने आपको यहां पर क्लियर किया है। अगर समवर्ती क्षेत्राधिकार आपसे पूछा गया तो तुरंत आप दिमाग में लाना कि उच्चतम न्यायालय भी प्रथम सुनवाई करे और उच्च न्यायालय भी प्रथम सुनवाई करे, और मौलिक अधिकार ही एकमात्र ऐसा इश्यू है बच्चे, फंडामेंटल राइट ही एकमात्र ऐसी इशू है जिस पर फर्स्ट हियरिंग, प्रथम सुनवाई उच्चतम न्यायालय भी कर सकता है और प्रथम सुनवाई उच्च न्यायालय भी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 32 में, और उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 226 में। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। चलिए अब बच्चे हमने यहां पर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को अच्छे से सीख लिया। बस दिमाग में रखना है, पहली सुनवाई का अधिकार, कोई भी इशू जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाती है, यही सुप्रीम कोर्ट का मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। चलिए मैं मिटाऊं इसे, आप लोग सभी बच्चों ने अच्छे से लिख लीजिए। याद रखेंगे कि मैंने आपको हमेशा कहा है, मैं फिर से कह रहा हूं कि इस चैनल पर आपके लिए पूरी मेहनत की जाएगी। बस आपको अच्छे से अपनी स्टडी को कंप्लीट करना, और जितने क्वेश्चन है आप सारे क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए मैं मिटाई से फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हमने यहां पर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को सीख लिया। अब देखते हैं कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बाद अगला क्षेत्राधिकार क्या है और वो किस आर्टिकल में आता है। क्लियर है? यहां देखिए बच्चे, अब जो हमारा अगला क्षेत्राधिकार है नंबर 2। अब देखिए नंबर 2 पर क्या है, हमारा जो अगला क्षेत्राधिकार है वो है अपीलीय क्षेत्राधिकार। सही बच्चे केयर कीजिएगा, वो क्या है? अपीलीय क्षेत्राधिकार। और अपीलीय क्षेत्राधिकार किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 132, आर्टिकल 132 में। यहां सही बच्चे क्या क्लियर करेंगे कि अब उच्चतम न्यायालय का जो हमारा अगला क्षेत्राधिकार है उसे हमने क्या नाम दिया है? अपीलीय क्षेत्राधिकार है। तो देखिए सबसे पहले हमें यह समझना है कि आखिर यह अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब क्या है। तो पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यहां सभी बच्चे याद रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय, पहले देखिए चीजों को अच्छे से सीखना है। उच्चतम न्यायालय भारत का, उच्चतम न्यायालय भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। पहले इस बात को याद रखिएगा सभी बच्चे कि उच्चतम न्यायालय भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है, सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। पूरी बात समझ में आ गई? इसका मतलब हो गया कि जो भारत का उच्चतम न्यायालय है उसे ही कहा गया है कि आप देश के सबसे बड़े अपीलीय न्यायालय हैं। तो चलिए पहले तो हमने ये सीखा कि जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, वही हमारे देश का क्या है? सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। पर इसका मतलब क्या है? तो याद रखिएगा बच्चे, इसका मतलब है कि देश के किसी भी न्यायालय के, देश के किसी भी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध, देश में किसी भी न्यायालय के निर्णय, डिसीजन के विरुद्ध कहां आप अपील कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ही क्या है बच्चे? भारत का सबसे बड़ा जो है अपीलीय न्यायालय है। पूरी बात समझ में आ गई? तो अब देखिए इसी को मैं तुरंत यहां लिख देता हूं बच्चे कि इसे भारत के सभी उच्च न्यायालय के, इसे भारत के सभी जितने भी हैं बच्चे, इसे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के, इसे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध, निर्णय के विरुद्ध सुनवाई का अधिकार है, के विरुद्ध सुनवाई का अधिकार है। यानी यही बच्चे क्या है? आप अपील कर सकते हैं। तो भूलना नहीं है आपको कि उच्चतम न्यायालय भारत का क्या है? सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है, और इसे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध
अपील सुनने का अधिकार है। एक बात याद रखिएगा कि ये जो सुनवाई का अधिकार है, आप ये भी कह सकते हैं कि अपील सुनने का अधिकार है। क्लियर हो चुका? यानी भारत में जितने भी हाई कोर्ट हैं, सभी हाई कोर्ट के जो निर्णय है उसके विरुद्ध अपील कहां करेंगे आप? तो हम सीधे कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में। इसीलिए बच्चे सुप्रीम कोर्ट जो है वो भारत का क्या है? सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। और ये किस में है? अनुच्छेद 132 में है। अब देखते हैं कि आखिर किन मुद्दों पर अपील की जा सकती है। यहां पर कुछ खास बातें आपको सीखनी है, रटना कुछ नहीं, बस चीजों को समझिए, अपने आप क्वेश्चंस को आप डील करने लगेंगे। मैंने कहा है उच्चतम न्यायालय भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है, क्योंकि भारत में जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, अगर वो कोई भी डिसीजन देते हैं तो आप उनके डिसीजन के अगेंस्ट सुनवाई कहां कर सकते हैं? अपील कहां करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से विषय हैं। तो पहला विषय है जो बच्चे, वो है संवैधानिक मामले। पहला क्या है? संवैधानिक मामले। तो जरा देखते हैं कि आखिर संवैधानिक मामलों में सुनवाई कैसे होती है। आप याद रखेंगे कि भारत में जो संवैधानिक मामले हैं वो अपीलीय क्षेत्राधिकार में आते हैं। इस बात को सभी बच्चे याद रखना है कि जो संवैधानिक मामले हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल जो इश्यूज हैं वो किस में आते हैं? वो अपीलीय क्षेत्राधिकार में ही आते हैं। अब देखिए ये अपीलीय क्षेत्राधिकार जो है कैसे काम करती है। तो बच्चे एक बात याद रखिएगा कि मान लीजिए कि कोई संवैधानिक मुद्दा है, ऐसे समझिए कि अगर कोई संवैधानिक मुद्दा है तो डिफरेंट हाई कोर्ट्स में, अलग अलग कोर्ट्स में, अलग अलग स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, संवैधानिक मुद्दे तो जाते ही रहते हैं। तो मान लीजिए कि अलग अलग राज्यों ने एक ही संवैधानिक मुद्दे पर अलग अलग अपने डिसीजन दे दिए हों। क्लियर है? हो सकता है उत्तर प्रदेश ने कुछ और डिसीजन दिया हो, बिहार ने कुछ और, हरियाणा ने कुछ और, पंजाब ने कुछ और, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना कोई डिसीजन दे रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑलरेडी डिसीजन दे रखा है और अलग अलग स्टेट ने क्या किया? उसी विषय पर अलग अलग डिसीजन दे दिए। बस तुरंत इसकी अपील कहां होगी? सुप्रीम कोर्ट में होगी। और सुप्रीम कोर्ट तुरंत क्या करेंगे? इस संवैधानिक मुद्दे की क्या करेंगे? सुनवाई करेंगे और सही निर्णय को क्या करेंगे? वो लागू करेंगे। क्लियर हो चुका है? तो याद रखना है बच्चे कि जिस मुद्दे पर, देखिए इसको एकदम आसान भाषा में आप समझ सकते हैं कि जिस विषय पर विभिन्न उच्च न्यायालयों ने, जिस विषय पर विभिन्न उच्च न्यायालयों ने अपना मत दिया हो, देखिए बच्चे मत का मतलब है निर्णय। देखिए मैं आपको साफ निर्णय शब्द लिख देता हूं कि आपको कोई परेशानी नहीं हो। अपना निर्णय दिया हो एवं उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय दिया हो, एवं उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय दिया हो। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? आप तुरंत क्या करेंगे? इसको हम सुप्रीम कोर्ट में, इस पर केस चला जाता है कि आप संवैधानिक मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक डिसीजन दे रखा है, लेकिन यह देखा जा रहा है कि अलग अलग जो उच्च न्यायालय हैं वो भी अपना अलग अलग निर्णय दे रहे हैं। तो जब अलग अलग निर्णय देंगे तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट में तो मुद्दा जाएगा ही, और जैसे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट जो इसकी सुनवाई करेंगे और सही डिसीजन को लागू करेंगे। पर याद रखेंगे इसके लिए संवैधानिक पीठ बनती है जिसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होते हैं, ये भूलना नहीं है बच्चे। इसके लिए संवैधानिक बेंच, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं, ठीक है, इसके लिए संवैधानिक पीठ। देखिए पीठ का मतलब क्या होता है? बेंच। संवैधानिक पीठ बनती है जिसमें कम से कम 5 सदस्य होते हैं, तब जाकर के कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पर अपना एक निर्णय आता है। तो ये आपको याद रखना है कि आप अपील कीजिए,
अगर संवैधानिक मुद्दे पर अलग अलग डिसीजंस हैं, आप तुरंत सुप्रीम कोर्ट में अपील कीजिए और सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करेंगे। तो पहला हमने मुद्दा क्या देखा, संवैधानिक मुद्दा देखा। लेकिन बच्चे याद रखिएगा कि ये संवैधानिक मुद्दे किस शर्त पर जाते हैं, थोड़ा आपको ये भी एक बात समझना होगा। याद रखेंगे कि क्या होता है कि कभी कभी उच्च न्यायालय अपना प्रमाण पत्र देते हैं, भूलिएगा नहीं, उच्च न्यायालय क्या करते हैं, हाई कोर्ट अपना एक सर्टिफिकेट देते हैं, प्रमाण पत्र देते हैं कि इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा है जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट को करनी है। तब ये मामला तुरंत कहाँ चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई उच्च न्यायालय अपना सर्टिफिकेट नहीं देता, इसे प्रमाण पत्र नहीं देता, तब ये सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये राइट है बच्चे कि तुरंत ऐसे मुद्दे को अपने पास सुप्रीम कोर्ट मंगवा लेता है और तुरंत उसकी वो क्या करते हैं, सुनवाई करते हैं। यहां क्लियर हो चुका है? ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या इनकी शक्तियां हैं। तो अभी हम इसी में चलेंगे, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंदर ही हम और भी कुछ मुद्दे देखेंगे। आपने पहले संवैधानिक मामले को देख लिया, अब देखते हैं और कौन से मामले हैं। अपने आप सारी चीजों को कवर कर लेंगे, यहां आपको कोई परेशानी नहीं होने की। इसी में एक होता है बच्चे दीवानी मामले। दीवानी मामले, अब ये जो दीवानी मामले हैं, देखिए बच्चे, दीवानी मामले को आप कह सकते हैं कि सिविल इश्यूज, क्या कह सकते हैं आप इसे, सिविल इश्यूज कह सकते हैं। ये सिविल इश्यूज होते हैं। अब दीवानी मामले जो हैं आप ऐसे भी समझ सकते हैं, पहले मैं बता दूं ये किस आर्टिकल में है, ये है आर्टिकल 133। क्लियर है? तो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंदर ही हमने अगला मामला देखा जिसका क्या नाम है, दीवानी मामले, सिविल इश्यूज। और ये दीवानी मामले किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 133 में है। अब दीवानी मामले में क्या आता है, तो याद रखना है बच्चे कि दीवानी मामले में आते हैं गैर आपराधिक मुद्दे, गैर आपराधिक विषय, यानी जो क्रिमिनल केस ना हो, हम उसे ही क्या कहते हैं, गैर आपराधिक विषय। हम इसमें कह सकते हैं संपत्ति संबंधित विवाद, संपत्ति संबंधित विवाद, जो प्रॉपर्टी के जितने भी इश्यूज होते हैं वो सब आप इसमें सुनवाई करते हैं। क्लियर है? तो याद रखना है कि भारत का कोई भी हाई कोर्ट अगर किसी सिविल मामले में, सिविल इश्यूज में, दीवानी मामले में कोई भी अगर डिसीजन देते हैं तो आप उसकी सुनवाई के लिए कहां अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, और यही दीवानी मामला कहलाता है। तो भूलिएगा नहीं कि दीवानी मामले में गैर आपराधिक विषय आते हैं जिसमें कोई क्रिमिनल केसेस नहीं होता। हाँ, संपत्ति संबंधी, प्रॉपर्टी वाले जो विवाद होते हैं वो सारे विवाद हम किस में चले जाते हैं, वो चले जाते हैं दीवानी मामले में चले जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसके लिए भी क्या करते हैं कि जो हाई कोर्ट होते हैं वो प्रमाण पत्र देते हैं। इस बात को नहीं भूलिएगा कि इसके लिए भी हाई कोर्ट क्या करते हैं, वो एक प्रमाण पत्र देते हैं। तब चला जाता है ये मामला कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। चलिए, आपने यहां दीवानी मामले को सीखा, उसी तरह दीवानी मामले के साथ एक होता है बच्चे फौजदारी मामले। आप यहां भी इसी भी तुरंत सीख लीजिए, फौजदारी मामले। और देखिए, फौजदारी मामले को आप कह सकते हैं क्रिमिनल इश्यूज, क्रिमिनल इश्यूज। अब इसमें क्या आएंगे, इसमें आएंगे आपराधिक मुद्दे, यानी जितने भी आपराधिक विषय होंगे वो सब इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे हत्या हो जाना, मारपीट हो जाना, जिस तरह से जो जितने भी क्रिमिनल इश्यूज हैं वो सब फौजदारी मामले में आते हैं। और फौजदारी मामले किस आर्टिकल में चले जाते हैं, तो आपको भूलना नहीं है, ये आर्टिकल आते हैं 134 में। क्लियर है? तो भूलना नहीं है आपको कि ये भी अपीलीय क्षेत्राधिकार में है, फौजदारी मामले जो 134 में चले आते हैं। और इसमें क्या है, इसमें आप समझ सकते हैं कि सारे के सारे क्या हैं, आपराधिक मुद्दे हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ये अपीलीय क्षेत्राधिकार ये सब सुप्रीम कोर्ट के ही हैं, जिसमें
पहला मैंने आपको सिखाया था संवैधानिक मामले, संवैधानिक मामले जाएंगे। फिर आपने देखा दीवानी मामले जिसमें सिविल इश्यूज है, सारे गैर आपराधिक विषय होंगे, जैसे प्रॉपर्टी वाली विवाद जाएगी। उसी तरह फौजदारी मामले में क्रिमिनल इश्यूज होते हैं, इसमें सारे आपराधिक विषय होते हैं। पर याद रखना है कि ये भी सुप्रीम कोर्ट में तब जाती हैं जब उच्च न्यायालय ऐसा प्रमाण पत्र दे देते हैं, सर्टिफिकेट दे देते हैं कि ये मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट में जाना बहुत ही क्या है, जरूरी है। तब जाकर सुप्रीम कोर्ट इसकी क्या करते हैं, सुनवाई करते हैं। ठीक है, चलिए हमने यहां तक इन चीजों को कवर किया है। अब हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की दूसरी अगली शक्ति पर और देखते हैं कि अगली शक्ति क्या है। पहले मैं ये मिटा दूं, आप सीख चुके अपीलीय क्षेत्राधिकार। बस आपको टर्म्स और शब्दों को अच्छे से समझना है, आप क्वेश्चन आराम से डील कर सकते हैं और डेफिनेटली आप क्वेश्चन बैंक बनाएं, आपको यहां पे कोई परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं हम अपने अगली शक्ति पर। तो बच्चे जो अगली शक्ति है हम उसे कहते हैं विशेष इजाजत। विशेष इजाजत से अपील का अधिकार। विशेष इजाजत से अपील का अधिकार, और यह किस अनुच्छेद में है, यह है आर्टिकल 136 में। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने यहां पर केयर किया। विशेष इजाजत से अपील का अधिकार आर्टिकल 136। जैसा मैं आपको अभी बता रहा था कि कोई भी मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जा रहा था, तो जब ये मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में जा रहे थे तो ये तभी जा रहे थे जब हाई कोर्ट ऐसा क्या कर रहा था, प्रमाण पत्र दे रहा था। लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, अगर मान लीजिए हाई कोर्ट ने अपना प्रमाण पत्र नहीं दिया तो मामला तो वहीं रुक जाएगा। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि भारत की न्याय व्यवस्था जो है इकहरी है, सिंगल है, और इसके टॉप में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, और किसी भी मामले की अंतिम सुनवाई तो सुप्रीम कोर्ट ही करेंगे। तो यही है बच्चे विशेष इजाजत से अपील का अधिकार, जो आर्टिकल 136 है। इसमें क्या होता है कि उच्चतम न्यायालय आपको विशेष अपील की इजाजत का अधिकार भी देते हैं, और यह जो अधिकार है इससे आप किसी भी इशू को सुप्रीम कोर्ट में ला सकते हैं। पूरी बात समझ में आ गई? लेकिन याद रखना है यह किसी सैनिक कानून में लागू नहीं होता, इस बात को सभी बच्चे याद रखना है। क्लियर है कि विशेष इजाजत से अपील का अधिकार का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं कि अगर आपका कोई मुद्दा है जो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में आना है, तब सुप्रीम कोर्ट आपको विशेष इजाजत से अपील का अधिकार देते हैं, और एक बेंच बैठी होती है, जब आपके इश्यूज आते हैं तो वो इशू को रीड आउट करती है, उसे पढ़ती है और समझती है। अगर उसे लगे कि नहीं ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए, तब वो क्या करते हैं कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लाते हैं। लेकिन याद रखिए आर्म्स, आर्मी, सैनिक से रिलेटेड अगर कोई एरिया का कानून है, आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में विशेष इजाजत से अपील का अधिकार नहीं मिलता, क्योंकि आर्म्स फोर्स के अपने कानून होते हैं। आप देख सकते हैं कि भारत के कुछ पहाड़ी राज्यों में सैनिक कानून भी लगे हुए हैं, आर्म्स लॉ भी लगे हुए हैं। अब उनके खिलाफ आप विशेष अपील की इजाजत लागू नहीं होती, आप उसके खिलाफ ये अपील का अधिकार यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? यहां पर आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। अच्छा, एक चीज और याद रखना है बच्चे आपको, ये जो दिया गया है ये आपको 44वें संविधान संशोधन में दिया गया है। इस बात को भी याद रखना है कि ये कब मिला था, तो ये हमें आया था 44वां संविधान संशोधन में। 44वां संविधान संशोधन में ये मिला था आपको 1978 में, और इसमें कहा गया है कि विशेष अपील की इजाजत का अधिकार होगा, वो कहां चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा।
तो आप इसको नहीं भूलिएगा बच्चे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील के लिए जो विशेष अनुमति का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 136 में ही नियमित किया जाएगा। तो देखिए मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिया है, तो इस बात को याद रखिएगा कि ये विशेष इजाजत से अपील का अधिकार 136 आर्टिकल में है, जो 44वें संविधान संशोधन में निर्धारित किया गया था और यही आगे बढ़ा गया है। यहां तक आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। चलिए फिर हम अगली शक्ति पर चलते हैं। अगली शक्ति देखिए, यहां आप लगभग सारी शक्तियों को अब आप पिछली क्लास से भी जोड़ सकते हैं। जैसे एक है विशेष परामर्श का अधिकार, विशेष परामर्श का अधिकार, ये मैंने आपको राष्ट्रपति वाले चैप्टर में बखूबी पढ़ाया है, जो आर्टिकल 143 है। क्लियर है? तो विशेष परामर्श का अधिकार आपको बताया था कि जो राष्ट्रपति हैं वो सुप्रीम कोर्ट से अब परामर्श कर सकते हैं। तो ये भूलना नहीं है आपको कि विशेष परामर्श का जो अधिकार है वो क्या है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से, मुख्य न्यायाधीश से विधि संबंधित विषय पर, विधि संबंधित विषय पर परामर्श ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। बस यही अधिकार आपको समझना है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में, तो यहां पर आपको फिर से उस बात को जोड़ रहा हूं कि विशेष परामर्श का अधिकार आर्टिकल 143 में है कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से, देख रहे हैं, विधि संबंधित, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से विधि संबंधित विषय पे परामर्श ले सकते हैं। पर याद रखिए सिर्फ परामर्श है, ये बाध्यकारी नहीं है, इट इज नॉट बाउंड। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये बाध्यकारी है, बाउंड है, तो नो, इट्स नॉट राइट। बस आपको याद रखना है कि ये एक परामर्श है जो ये ले सकते हैं, लेकिन इस परामर्श को हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ये जो परामर्श है ये क्या है, ये बाउंड है। क्लियर हो चुका है आपको यहाँ पर? क्लियर है? चलिए फिर हम आगे चलते हैं अपने अगले अधिकार पे, वो है न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार। देखिए यहाँ पर मैं जोड़ते चलता हूं क्योंकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। यहां देखिए, न्यायिक पुनराविलोकन, न्यायिक पुनराविलोकन का अधिकार, न्यायिक पुनराविलोकन का अधिकार। देखिए न्यायिक पुनराविलोकन होता क्या है, पहले आपको मैं इसके इंग्लिश भी बता दूं ताकि आपको ज्यादा परेशानी नहीं हो। हम इसे ही कहते हैं जुडिशियरी रिव्यू, जुडिशियरी रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार, जुडिशियरी रिव्यू। और ये किस आर्टिकल में है? ये है आर्टिकल 137 में। क्लियर हो चुका है? तो भूलना नहीं है आपको। अगला अधिकार क्या है? न्यायिक पुनराविलोकन का अधिकार अनुच्छेद 137 में। और ये न्यायिक पुनराविलोकन का अधिकार लिया कहां से गया है? यूएसए के संविधान से। थोड़ा इस बात को भी याद रखिएगा बच्चे, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैंने आपको बताया है कि न्यायिक पुनराविलोकन का अधिकार हम लोगों ने कहां के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, तो ये जो है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब देखिए न्यायिक पुनराविलोकन का अधिकार क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई संसद या विधानमंडल अगर मान लो कोई कानून पारित कर दे तो उसके संवैधानिक को जज करने का अधिकार इन्हें है। क्लियर है? क्या आता है इसमें बच्चे? तो याद रखना है, इसमें ये आता है संसद एवं विधानमंडल द्वारा पारित। देखिए विधानमंडल राज्यों में होता है, ठीक है, भूलेंगे नहीं आपके कि संसद एवं विधानमंडल द्वारा पारित कानून के, द्वारा पारित कानून के वैधानिकता, यानी उसके वैधानिकता की, वैधानिकता का परीक्षण करते हैं। देखिए ये शुद्ध शब्द हैं, आपको वर्ड्स भी एकदम क्लियर आने चाहिए, ठीक है।
तो भूलेंगे नहीं कि न्यायिक पुनराविलोकन का अधिकार आर्टिकल 137 में है, जो जुडिशरी रिव्यू ये कहता है कि संसद या विधानमंडल अगर कोई कानून पारित कर दे तो उसके वैधानिकता की, उसके लेजिटिमेसी की, मतलब उसके कानून की जांच करेंगे, परीक्षण करेंगे। ऐसा कोई कानून संसद या विधानमंडल न बना दे जो आपके लिए लाभकारी नहीं हो, आपके मौलिक अधिकार को कम करे, आपको डिस्टर्ब करे। तो ये न्यायिक पुनराविलोकन का अधिकार है, जुडिशरी रिव्यू है कि तुरंत उसकी कानूनी जांच कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट, ताकि भारत के लोगों को, पीपल ऑफ इंडिया को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। और मैंने आपसे कहा ये कि भारतीय संविधान ने जो सबसे बड़ी शक्ति दी है वो खुद आपको दे रखा है। क्लियर है? चलिए फिर हम अगला अधिकार की ओर चलते हैं। अगला अधिकार क्या है बच्चे? वो है अंतरण का अधिकार। तो समझते हैं कि यह अंतरण का अधिकार क्या होता है, जरा इस बात को भी सीखिए। आप इसको ट्रांसफरिंग राइट कह सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले यहां मैं मिटा दूं, ये आप समझ चुके हैं सारा। अगला अधिकार है अंतरण का अधिकार। अंतरण का अधिकार, आप इसको ट्रांसफरिंग राइट कह सकते हैं। अब समझते हैं कि अंतरण का अधिकार क्या है, ये ट्रांसफरिंग राइट क्या है, कि किस बात का ट्रांसफरिंग है, किस बात का अंतरण है। तो देखिए इसको बस दो सेंस में समझेंगे। क्लियर है? उच्च न्यायालय से किसी विषय को उच्च न्यायालय में लंबित किसी विषय को अपने पास मंगवा सकते हैं, अपने पास मंगवा सकते हैं। पहला तो आप ये समझो अंतरण का अधिकार, ठीक है, कि मान लीजिए कि किसी उच्च न्यायालय में कोई विषय लंबित है, तो बस वो तुरंत उसे अपने पास क्या करेंगे? मंगवा लेंगे, ट्रांसफर करवा लेंगे। या हम कह सकते हैं कि किसी उच्च न्यायालय से किसी विषय को किसी दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे? यानी उच्च न्यायालय में अगर कोई मुद्दा फंसा है उसे वो अपने पास बुलवा लेंगे। या मान लीजिए किसी उच्च न्यायालय में कोई विषय है, उसे क्या करेंगे? किसी दूसरे उच्च न्यायालय में भी अंतरण ट्रांसफर करा सकते हैं। यही है बच्चे उच्चतम न्यायालय के अंतरण की शक्ति। तो यहां पर जाकर हमने क्या किया कि पूरी सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को हमने अच्छे से सीखा। अब सुप्रीम कोर्ट को सीखने के बाद हम तुरंत हाई कोर्ट में आएंगे। पहले हाई कोर्ट के पूरे स्ट्रक्चर को, उच्च न्यायालय के पूरे स्ट्रक्चर को सीखेंगे, और जब उसकी शक्तियों को सीखेंगे तो कहीं ना कहीं इन्हीं शक्तियों की फोटोकॉपी की तरह वहां चलेगी, अपने आप आपके कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। उच्च न्यायालय करने के बाद हम तुरंत फिर अधीनस्थ न्यायालय की करेंगे, और इस तरह से हमारी पूरी जुडिशरी सिस्टम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। पूरी बात समझ में आ चुकी है आप लोगों को? थैंक यू क्लास।